गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर हिस्टोग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज में हम लोग चर्चा करेंगे फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ स्पेंगलर। स्पेंगलर का इतिहास दर्शन क्या रहा है, स्पेंगलर का ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या रहा है, स्पेंगलर ने इतिहास को कैसे संस्कृतियों का अध्ययन माना है, फिर उसकी उस संस्कृति का विकास का पैमाना क्या रहा, वह संस्कृति कैसे आगे बढ़ती है, उसके संदर्भ में उन्होंने जो चक्रीय अवधारणा का सिद्धांत दिया है जिसे आप कहते हैं साइक्लिक नेचर ऑफ हिस्ट्री, वह क्या है, फिर उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, और उसके बाद आपका इसमें कुछ कमियां इनकी दर्शन में क्या रह गई, क्या कुछ जो आलोचनाएं हैं, सीमाएं हैं उनकी, उसकी चर्चा करेंगे लास्ट में निष्कर्ष। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले स्पेंगलर मुख्यतः जर्मनी के महत्वपूर्ण इतिहासवेत्ता, महत्वपूर्ण स्कॉलर, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रहे हैं। इनका जन्म जर्मनी के हाफ्स प्रांत के ब्लैकेनबर्ग में हुआ था। इनका जन्म हुआ था हाफ्स प्रांत के ब्लैकेनबर्ग में हुआ था। इनका जन्म ब्लैकेनबर्ग में हुआ था और ये वहाँ के महत्वपूर्ण दार्शनिक और महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। इन्होंने अपने दर्शन, अपने विचार जिस ग्रंथ में प्रस्तुत किया है उसका नाम है डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट इनकी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी में इन्होंने अपना दर्शन दिया है। याद रखिएगा कि जो इनका दर्शन है वह टॉयनबी की तरह ही परिकल्पनात्मक दर्शन है। खुद इनका एक इमेजिनेटिव है, खुद इन्होंने उसके बाद इनका एक हाइपोथेसिस है, तो इन्होंने खुद हाइपोथेसिस किया है। ठीक है, तो जो इनके परिकल्पनात्मक दर्शन है तो क्या है, इस किताब में इन्होंने अपना परिकल्पनात्मक या हाइपोथेसिस प्रस्तुत किया है। इतिहास के संदर्भ में इनकी परिकल्पना है, इनका एक इमेजिनेशन है, तो इनका परिकल्पनात्मक दृष्टिकोण या दर्शन है जो इन्होंने अपने हाइपोथेसिस दिया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य चर्चा करेंगे कि इन्होंने जब ये अपना ग्रंथ लिखा तो अपना जब विचार इन्होंने प्रस्तुत करना शुरू किया तो इन्होंने सबसे पहले पश्चिमी इतिहासकारों के दृष्टिकोण की आलोचना से शुरू किया। डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, इन्होंने कहा कि पश्चिमी इतिहासकार जो यह मानते हैं कि सभ्यता संस्कृति सब कुछ केवल पश्चिम में है और उसके अलावा अन्य देशों में कोई सभ्यता संस्कृति नहीं रही है, तो उन्होंने इस दृष्टिकोण को एक पक्षी मानते हुए इसकी आलोचना किया। इसीलिए व्यापक रूप से उसे पश्चिमी इतिहासकारों ने ही इनकी बड़ी आलोचना किया है, जिसमें टॉयनबी एक महत्वपूर्ण इनके आलोचक रहे हैं। ये कहते हैं कि पश्चिमी इतिहासकार ये कहते हैं कि जो मिस्र की सभ्यता है और बेबीलोन की सभ्यता है वह केवल यूरोपीय सभ्यता या पश्चिमी सभ्यता का एक पृष्ठभूमि मात्र है और उसकी अन्य जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसकी अन्य इम्पॉर्टेंस इन्फ्लुएंस है उसको नकार देते हैं। फिर कहते हैं कि भारत और चीन जैसी महत्वपूर्ण जो संस्कृतियाँ हुई हैं, सभ्यता हुई है विश्व में, उसको इन्होंने नगण्य मान लिया है पश्चिमी इतिहासकारों ने, तो उस दृष्टिकोण की भी इन्होंने आलोचना किया। आगे फिर इनका एक बड़ा या महत्वपूर्ण दृष्टिकोण ये कहते हैं कि इतिहास को कुछ लोग जो अतीत मतलब प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं, यह दृष्टिकोण भी उचित नहीं है, क्योंकि जो आज हमारा आपका आधुनिक है वह कल मध्यकाल हो जाएगा, जो मध्यकाल है वो प्राचीन हो जाएगा, प्राचीन अति प्राचीन हो जाएगा लगातार समय के साथ। तो यह जो दृष्टिकोण है यह भी उचित नहीं है। आगे इन्होंने कहा कि यह जो संसार है यह दो तरह के इसमें सत्य हैं। एक होता है आपका इसमें प्राकृतिक जगत, यही वास्तविकताएं हैं दो। एक प्राकृतिक जगत होता है और दूसरा होता है आपका ऐतिहासिक जगत। तो आगे कहते हैं कि जो प्राकृतिक जगत होता है, प्राकृतिक जगत एक है प्राकृतिक संसार, दूसरा है आपका ऐतिहासिक जगत, ऐतिहासिक जगत। ठीक है, कहते हैं जो प्राकृतिक जगत होता है यह स्थिर होता है, यह आपका निश्चल होता है, ठीक है, और यह परिवर्तनहीन होता है, जबकि जो आपका ऐतिहासिक जगत है, ठीक है, प्राकृतिक जगत को हम वैज्ञानिक पद्धति से समझ सकते हैं। कैसे? वैज्ञानिक पद्धति से इसे समझा जा सकता है, जबकि ऐतिहासिक जगत को कैसे समझा जाएगा, इसे हम अपने इमोशंस और भावों के माध्यम से समझ सकते हैं,
इसे वो कहते हैं कि अब यह जगत कैसा होता है, यह जगत जो होता है यह अस्थिर होता है, अस्थिर होता है, ठीक है। यह परिवर्तनहीन होता है। हाँ, तो फिर वो कहते हैं कि इतिहास जो है वह वास्तव में उसकी जो प्रकृति एक रैखिक नहीं मानी जा सकती है। इतिहास की प्रकृति जो है वह एक रैखिक नहीं मानी जा सकती है। यह विकास की एक प्रक्रिया है, जो विकास की प्रक्रिया विभिन्न अवस्थाओं से गुजरती जाती है। आगे आते हैं कि इन्होंने सबसे आगे चर्चा करते हैं कि इनकी इतिहास दृष्टि हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। आगे देखते हैं कि वास्तव में फिर इन्होंने कहा कि वास्तविक जो इतिहास है उसका विषय क्या होना चाहिए, मतलब हम किसका अध्ययन करें, किसको जानें। तो उन्होंने कहा कि इतिहास का अध्ययन जो है यह मूलतः संस्कृतियों का अध्ययन होता है। तो इन्होंने कहा कि इतिहास की जो एक व्यापक परिधि है वह है संस्कृति, जीवन शैली, रहन सहन का तरीका आदि, यही इतिहास का प्रतिपाद्य विषय होना चाहिए। तो इन्होंने इतिहास के अध्ययन को संस्कृतियों का अध्ययन कहा है। संस्कृति शब्द का पहली बार प्रयोग सिसरो ने टस्कुलम डिपुटेशंस में किया है, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे। तो ये कहते हैं कि इतिहास का विषय, प्रतिपाद्य विषय क्या होना चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए। जैसे कि अभी हम लोगों ने जब टॉयनबी को पढ़ा था, टॉयनबी ने कहा था इतिहास का विषय क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा था सभ्यता होनी चाहिए। अब ये क्या कहते हैं, इतिहास का विषय संस्कृति है। इनका स्टेटमेंट है, कहते हैं कि इतिहास उन विविध पृथक इकाइयों का समूह है जिसे संस्कृति कहते हैं। परिभाषा लिख सकते हैं, इतिहास उन विविध इकाइयों का समूह है जिसे हम संस्कृति कहते हैं। कहते हैं ये कि विश्व में जितनी भी संस्कृतियाँ हुई हैं, विश्व में जितनी भी संस्कृतियाँ हुई हैं, सब संस्कृति एक दूसरे से अलग रही हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र रही है और एक दूसरे से इससे इनकी भिन्न विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर इनकी पहचान स्थापित होती है। यद्यपि भिन्न भिन्न संस्कृति होते हुए भी इनके विकास का पैमाना, विकास का क्रम एक होता है। आगे कहते हैं ये कि पूरे विश्व में जो संस्कृति है वह कुल मिला के कहा कि कई संस्कृतियां आई, लेकिन बहुत सारी संस्कृतियां जो हैं वह अवरुद्ध हो गई, वे समाप्त हो गई, बीच में ही उनके विकास की प्रक्रिया रुक गई, तो वे क्या हुई, नष्ट प्राय हो गई। केवल कहते हैं विश्व में प्रभावी रूप से 8 संस्कृतियां हैं। कितना, 8 संस्कृतियां हैं, तो उनका लिख दीजिएगा। तो इन्होंने विश्व में प्रभावी से 8 संस्कृति मानी है और ये जो 8 संस्कृति है यही महत्वपूर्ण है। कौन कौन है, मिस्र, बेबीलोन और भारतीय अरबी संस्कृति। तो पहला आपका है मिस्र की संस्कृति, दूसरा है बेबीलोन संस्कृति, तीसरी है भारतीय संस्कृति, चौथी है इनकी अरबी संस्कृति, फिर इनकी आपकी है चीनी फाउसिलियन, अगला है चीनी संस्कृति, अगला है फाउसिलियन का मतलब होता है यूरोपी, फाउसिलियन संस्कृति मतलब आपका कह सकते हैं यूरोपी संस्कृति। और उसके बाद आपकी इनकी है अपोलियन, जिसे कहते हैं क्लासिकल संस्कृति। अगला हो जाएगा अपोलियन संस्कृति, इसे कहते हैं क्लासिकल यूनानी संस्कृति आप पढ़े होंगे, क्लासिकल संस्कृति। और अंतिम है मैक्सिकन संस्कृति। ये कहते हैं कि विश्व में यही 8 संस्कृतियां प्रभावी हैं, प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त आगे कहते हैं इसके अतिरिक्त जो हुई उनका मार्ग अवरुद्ध हो गया, उनका विकास अवरुद्ध हो गया, वो पतनशील हो गई, वे अपने को सर्वाइव नहीं कर पाई। तो 8 ही प्रमुख संस्कृतियां जो अपने आप को सर्वाइव की हैं, ठीक है। तो ये 8 संस्कृतियां हैं। अब आगे कहते हैं ये कि अब ये 8 मतलब जो संस्कृतियां हैं इन्हीं के माध्यम से मानवीय समाज, मानवीय इतिहास, उनके विकास की प्रक्रिया, उनके विकास की परिधि और उनके विकास की यात्रा को समझा जा सकता है। वो आगे कहते हैं संस्कृतियाँ विकास कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इसका मापक क्या है, कैसे पता चले कोई संस्कृति विकास कर रही है। तो इन्होंने कहा कि प्रत्येक संस्कृति का एक मापक होना चाहिए, लेकिन वो मापक क्या होना चाहिए, कहते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया होती है, समझिएगा, विकास की जो प्रक्रिया चलती है, जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है, उसमें कहते हैं बहुत सारे तत्व होते हैं। क्या किसी को भौगोलिक विशेषताओं के आधार पे, जियोग्राफिकल एक्सटेंशन के आधार पे उसके विकास मापा जाए, या उसके जो पॉलिटिकल अचीवमेंट्स हैं उसके आधार पे माना जाए, ठीक है, या
या जो उसके मात्रात्मक मतलब जो एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है उसको आधार माना जाए। तो इन्होंने कहा कि विकास का मापक जो होता है यह भौगोलिक क्षेत्र या राजनीतिक उपलब्धियां नहीं होती हैं, बल्कि विकास का मापक प्रत्येक संस्कृति की एक अंतर्निहित व्यक्तित्व होता है। जो अंतर्निहित जो व्यक्तित्व है, जो इटर्नल वैल्यू, इटर्नल पर्सनालिटी कहते हैं, तो जो आपका इटर्नल वैल्यू है, जैसे किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व या उसका गुण, तो कहा कि वही उसके विकास का मापक है। जब तक वह उसका डेवलपमेंट होता रहता है तब तक वह व्यक्ति और समाज जो है आगे विकास करता रहता है। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं कि वह प्रत्येक संस्कृति का मापक जो होता है वह उस संस्कृति का एक अंतर्निहित व्यक्तित्व होता है। अब ये जो अंतर्निहित व्यक्तित्व है, अंतर्निहित व्यक्तित्व है। अब यह जो इटर्नल पर्सनालिटी, इटर्नल वैल्यू है, यह क्या है? कहा कि यही संस्कृति का मूल मापक होता है, पैमाना होता है। इसे उन्होंने कहा यह संस्कृति का क्या है? यह संस्कृति का प्रधान चिन्ह है। यह संस्कृति का प्रधान चिन्ह है, या इसे आप कह सकते हैं कि यह संस्कृति की आत्मा है, सोल ऑफ द कल्चर। तो यह संस्कृति की आत्मा कहा है, सोल ऑफ द कल्चर। मतलब जब तक यही संस्कृति की मूल विशेषता रहेगी तभी तक कोई संस्कृति या सभ्यता विकास करेगी। अब कैसे पता चलेगा? इन्होंने यद्यपि मुख्यतः 8 संस्कृति की बात किया, लेकिन इन्होंने भी प्रत्येक संस्कृति की जो विशेषता बताई वह उन्होंने केवल 3 संस्कृति की मूल आत्मा या उसकी मूल विशेषता बता सके। वे कौन कौन संस्कृति हैं? वह एक है भारतीय, दूसरा यूनानी, तीसरा पश्चिमी यूरोप। तो उसने क्या किया? इन्होंने 3 संस्कृति की विशेषता बताई। पहली संस्कृति भारतीय संस्कृति की विशेषता बताई, दूसरा इन्होंने बताया यूनानी संस्कृति की क्या विशेषता है, और तीसरा इन्होंने बताया पश्चिमी यूरोप, जिसे आप कहते हैं साउथ इंडियन सभ्यता, पश्चिमी यूरोपीय सभ्यता। इसके लिए क्या कहा कि भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है? आध्यात्मिकता। तो हमारी संस्कृति है स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी इज द मेन साइन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन आर द मेन सोल ऑफ इंडियन कल्चर। तो आध्यात्मिकता हमारे यहाँ स्पिरिचुअलिटी हो गई। यूनान में क्या हो गया? सौंदर्य बोधक, सौंदर्य परक, जिसे कहते हैं एस्थेटिक। ठीक है, तो एस्थेटिक जो सेंस है वह आपका सौंदर्य बोधक है, सौंदर्य प्रधान होता है, सौंदर्य बोधक या सौंदर्य प्रधान, जिसे आप कहते हैं एस्थेटिक, AESTHETIC, एस्थेटिक। ठीक है, एस्थेटिक सेंस रखता है, सौंदर्य बोधक होता है। और अंतिम पश्चिमी यूरोप क्या है? यह आपका विज्ञान और तकनीक प्रधान होता है, यह साइंटिफिक एंड टेक्निकल होता है। तो विज्ञान और तकनीक प्रधानता ये संस्कृति की मूल गुण है। जब तक किसी समाज या संस्कृति में ये तत्व विद्यमान रहेंगे जो उनकी मूल विशेषता बताती हैं, तब तक वो संस्कृति या सभ्यता विकास करती रहेगी। अब आगे मेन आते हैं। स्पेंगलर कहते हैं कि कोई संस्कृति या सभ्यता जो विकास कर रही है उसके विकास की जो अवस्था है वो कैसे निर्धारित हो? तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक संस्कृतियां एक विशेष कालक्रम से उनका उत्थान और विकास और पतन होता है। यह उत्थान और विकास और पतन की जो प्रक्रिया है यह एक चक्रीय अवधारणा से चलती है। इसे ही कहते हैं संस्कृतियों का साइक्लिक नेचर ऑफ द कल्चर। तो जो साइक्लिक नेचर ऑफ द कल्चर है ये क्या है? ये कहते हैं कि जो प्रत्येक संस्कृति जब उत्पन्न होती है तो वह अपने उद्भव से अपने पतन तक की एक प्रक्रिया को सिस्टमेटिक रूप से फॉलो करती है। वह जो सिस्टमेटिक इनका फॉलोइंग है वही संस्कृति का पैमाना है, संस्कृति के स्वरूप को व्यक्त करता है। ये कहते हैं कि प्रत्येक संस्कृतियों का विकास और उत्थान और पतन होता है। तो प्रत्येक संस्कृति कहते हैं एक दूसरे, समझिएगा, प्रत्येक संस्कृति एक दूसरे संस्कृति से स्वतंत्र होती है। प्रत्येक संस्कृति के अंतर्निहित व्यक्तित्व तो अलग अलग होते हैं जिसके आधार पर वो अपनी पहचान बनाती है। प्रत्येक संस्कृति अपने अंतर्निहित गुणों को लेकर अपना विकास करती है और इन तमाम विविधताओं और भिन्नता के बावजूद भी प्रत्येक संस्कृति एक क्रमिक अवधारणा से अपना जीवन चलाती है,
जिसमें प्रत्येक संस्कृति का पहले उत्थान होता है। उत्थान मतलब इमर्जन, मतलब आपका उद्भव होता है। उद्भव के बाद वो संस्कृति क्या करती है, वह संस्कृति आगे चल के विकास करती है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो उसका डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे उसका इमर्जन होता है, इमर्जन होता है, डेवलपमेंट होता है, और फिर उसका क्या होता है, डिक्लाइन मतलब पतन होता है, पतन। ठीक है, तो ये जो साइक्लिक नेचर है, इसी से संस्कृतियों का उत्थान पतन की प्रक्रिया होती है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में प्रत्येक संस्कृति अपने जन्म काल से लेकर अपनी पतन तक लगभग 1000 वर्ष तक अस्तित्व में रहती है। तो संस्कृतियों का कालक्रम कितना होता है, 1000 वर्ष। अब आगे चलते हैं। इन्होंने संस्कृतियों के विकास की प्रक्रिया वैसे ही दिया जैसे कि जैन धर्म में एक सिद्धांत है उत्सपर्णी, और दूसरा है आपका अवस्पर्णी। उत्सपर्णी, अवस्पर्णी, ये क्या होता है, उत्सपर्णी मतलब होता है विकास की अवस्था या उत्थान की अवस्था, विकास या उत्थान की अवस्था, और अवस्पर्णी मतलब होता है पतन की अवस्था। तो कहा कि प्रत्येक जो समाज है या विश्व है, जगत है, उसका उत्थान और पतन क्रमिक रूप से होता है। इसी को इन्होंने कहा है उत्सपर्णी और अवस्पर्णी। और इसी को देखते हैं राम मनोहर लोहिया ने अपने द व्हील ऑफ हिस्ट्री में इतिहास चक्र का सिद्धांत दिया है, और बीको ने स्पाइरल थियोरी दिया है। बीको का इसी से तुलना कर सकते हैं, उनकी है स्पाइरल थियोरी, स्पाइरल थियोरी ऑफ बीको, इसे आपका बीको का चक्री सिद्धांत। राम मनोहर लोहिया का है, इसी में आप राम मनोहर लोहिया ने जो अपना सिद्धांत दिया है, राम मनोहर लोहिया का जो है, लोहिया का राम मनोहर लोहिया का जो है, जैसे इसे आप कर सकते हैं, उनका है, उन्होंने एक किताब लिखी है द व्हील ऑफ हिस्ट्री, ऑफ हिस्ट्री मतलब इसे कहते हैं आप इतिहास चक्र। ठीक है, तो उन्होंने इतिहास की चक्रीय अवधारणा प्रस्तुत किया है। ओके, अब आते हैं हम लोग कि जो संस्कृतियों के का चक्र है वो किस तरह से चलता है। स्पेंगलर ने संस्कृतियों के चक्रीय अवधारणा को व्यापक आधार देते हुए उसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने मानव के जीवन से उसकी किया है, और कहा कि जिस तरह से मानव का उत्थान और विकास और पतन होता है, उसी तरह किसी भी संस्कृति का भी उत्थान पतन और विकास होता है। देखते हैं, याद रखिएगा एक चीज़, जैसे हमने कहा कि टॉयनबी ने कहा था इतिहास किसका अध्ययन है, सभ्यता या समाज का अध्ययन है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इतिहास जो है यह आपका संस्कृतियों का अध्ययन है। अब इतिहास देखिए, अब इनके चक्र कौन है, 4 चक्र हैं। ठीक है, तो पहला, ये चारों आप बता दीजिएगा क्रम से इनकी विशेषता क्या होती है। पहला आपका है, कहा कि पहला संस्कृतियों के उत्थान का काल होता है, और जो मानव जीवन के बाल्यकाल की अवस्था के समान होती है। तो पहला अवस्था क्या होती है, पहला उन्होंने कहा कि संस्कृतियों के बाल्यकाल की अवस्था है, जिसे उन्होंने कहा आपका संस्कृतियों का के उत्थान की अवस्था या संस्कृतियों के इमर्जन की अवस्था कहते हैं। तो इससे उन्होंने तुलना करते हुए कहा है कि प्रत्येक संस्कृतियों के का यह होता है बसंत ऋतु, ऋतु से तुलना किया। उन्होंने कहा कि यह होता है बसंत ऋतु, मतलब आपका होता है स्प्रिंग, और इसे कहा जाता है, यह क्या है, मानव सभ्यता के बाल्यकाल, चाइल्डहुड का प्रतीक होता है, बाल्यकाल, चाइल्डहुड। ठीक, तो ये आपका होता है बसंत या मानव के बाल्यकाल का कालखंड होता है। यह क्या होता है, इसमें क्या विशेषता होती है, इसमें संस्कृतियों का उदय होता है। तो यह क्या है, इसमें यह इस काल विशेषता होती है, इसमें संस्कृतियों के उदय का काल है, मतलब संस्कृतियों का इसमें उत्थान होता है। आगे देखते हैं, इसमें धर्म प्रधानता होती है, संस्कृतियाँ धार्मिक रूप से अपने आप को नियोजित करती हैं, धर्म का महत्व होता है प्रारंभिक संस्कृतियों में। तो इसे कहा कि यह क्या है, यह धर्मनिष्ठा का काल होता है, धर्मनिष्ठा का काल होता है, जिसे बीको के दैवी सिद्धांत से तुलना कर सकते हैं। बीको के दैवी युग, इसकी तुलना कर सकते हैं बीको के दैवी युग, डिवाइन एज ऑफ बीको, दैवी युग से इसकी तुलना कर सकते हैं। आगे देखते हैं और क्या होता है, इसमें संस्कृतियों का उदय हुआ। तो कैसे उदय हुआ,
और धर्मनिष्ठा का काल रहा, धार्मिक संस्कृतियाँ रही, मतलब धर्म प्रभावित संस्कृतियाँ रही। तो इसमें कौन कौन संस्कृति आती है, इसका उदाहरण बता दीजिएगा। इसमें आती हैं मिस्र की संस्कृति, मिस्र की संस्कृति इसमें आती है। दूसरा इसमें आती है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें मिस्र की संस्कृति का उदय होता है। एक दूसरा यह यूनान में इस समय होमर का काल आता है। होमर की रचनाएं धर्म प्रभावित हैं, तो यूनान में होमर की रचनाओं का काल, ये सब उदाहरण बताइएगा। रचनाओं का काल, जिससे उनकी रचनाएं हैं आपका इलियड और ओडिसी है ना, इलियड और ओडिसी। ठीक, आगे देखते हैं और क्या इसकी विशेषता है। इसकी और विशेषता होती है, इसमें यूनान में ओलंपियन देवताओं का काल है। इसे यूनान में क्या है, ओलंपियन देवताओं का काल है। भारत में क्या है, भारत में यह वैदिक संस्कृति का काल है। भारत में वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ठीक है, जिसमें वैदिक संहिताएं लिखी गई, तो वैदिक संस्कृति व संहिताओं का काल, ऋग्वेद सामवेद ये सब जो लिखा गया आपका यह कालखंड है। ठीक, तो ये पहले एक विशेषता हो गई। तो ये शुरुआती लक्षण है किसी संस्कृति का, जैसे व्यक्ति का लक्षण था शुरुआती। दूसरा आते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है संस्कृतियों के यौवनावस्था का काल, जिसे कहते हैं ग्रीष्म। पहला है बसंत, इसे लिखिएगा बसंत। दूसरा है ग्रीष्म काल, संस्कृतियों का ग्रीष्म काल। ग्रीष्म इसे आप कहते हैं समर सीजन ऑफ द कल्चर, समर। इसी तुलना मानव सभ्यता के यौवनावस्था यूथनेस से कर सकते हैं, यूथनेस यौवनावस्था या यूथनेस। ठीक है, काल से कर सकते हैं। और यह क्या था, ये चाइल्डहुड। चलिए अब देखिए क्या हुआ, अब पक्का है कि संस्कृति क्या है, ज़्यादा विकास करेगी। युवावस्था है, हाँ, जैसे व्यक्ति का युवावस्था होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा युवावस्था में संशय बहुत ज़्यादा होता है, जो जिसे कर सकते हैं आप इसे कर सकते हैं सेप्टिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है। और संस्कृतियाँ भी आत्मबोध से ग्रसित होती हैं, अपने बारे में सोचती हैं, बहुत सारी उसमें कंट्राडिक्शंस आते रहते हैं, बहुत सारी समस्या आती है, क्या करें क्या न करें, टू बी आर नॉट टू बी वाली सिचुएशन होती है। तो कहा कि यह किसी भी जैसे व्यक्ति के उत्थान में ये सब ऐसी यह स्थिति जो होती है संशयवादी होती है। हाँ, और वैसे ही प्रत्येक संस्कृति इस समय जब विकास की अवस्था में चलती है, तेजी से विकास की अवस्था में होती है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट पे विचार करती है और बहुत सारे बीच में कंट्राडिक्शंस आते रहते हैं। तो यह काल क्या होती है, यह काल संस्कृतियों में के संशय का काल होता है। तो यह कौन सा काल होता है, यह संस्कृतियों के उदय का काल था। इसमें संस्कृतियाँ क्या करती है, इसमें संस्कृतियाँ अपनी विकास करती है, तो यह संस्कृतियों के विकास का काल है। अब इसमें क्या है, संस्कृतियों के विकास का काल है। अब विकास करेगी संस्कृतियाँ, तो विकास की अवस्था। दूसरी, अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो यह क्या है, यह आपका कह सकते हैं संशयवादी काल होता है। संशयवादी काल, संशयवादी काल होता है, जिसे कहते हैं सेप्टिसिज्म, SEPTI सेप्टिसिज्म, एज ऑफ सेप्टिसिज्म। ये सेप्टिसिज्म की अवस्था होती है। इस समय क्या होता है, संस्कृतियों में आत्मबोध होता है, खुद संस्कृतियाँ या व्यक्ति अपने बारे में सोचता है और सोचता है क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, तो आत्मबोध की प्रवृत्ति होती है, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मबोध की प्रवृत्ति का विकास होता है, ये प्रवृत्ति होती है। इसमें क्या होता है, आलोचनात्मक मनोभाव का विकास होता है बहुत सारी चीज़ों में। हाँ, और कि हम पक्ष विपक्ष पे सोचते हैं, सकारात्मक नकारात्मक, तो क्या होता है आलोचनात्मक प्रवृत्ति का विकास, इसे हम कहते हैं आपका जो एनालिटिकल अप्रोच, तो इसमें एनालिटिकल अप्रोच का विकास होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, विशिष्ट दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। इसमें यह काल होता है विशिष्ट, हम आपको पूरा कोडिंग की तरह इसको पढ़ा दे रहे हैं। अगर आप बहुत डिटेल देखना चाहेंगे तो स्पेंगलर का हमने वीडियो पढ़ा है, उसमें भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये भी लिखने के लिए आपका बेहतरीन यही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, विशिष्ट दार्शनिक व आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन, आध्यात्मिक सिद्धांतों का
का प्रतिपादन होता है। इस समय यूनान में पाइथागोरस का काल है। ये सब उदाहरण रहेगा। यूनान में यह समय पाइथागोरस का है। ठीक। और यहीं पे इसी समय हुए थे यूनान में गैलीलियो। तो गैलीलियो का भी काल है। ठीक। इसके बाद देखिए यह फाउस्टी यूरोप में लूटर और डिकार्ड का काल है। फाउस्ट मतलब यूरोप में यह लूटर और डिकार्ड का काल है। हाँ, अगला देखते हैं। और इस समय आपका भारत में समझिए उपनिषद दर्शन का विकास हुआ। विशिष्ट ये है ना दार्शनिक और आध्यात्मिक भारत का जो है क्या है, उपनिषद दर्शन है। तो भारत में उपनिषद दर्शन का काल है। उपनिषद दर्शन का विकास, उपनिषद काल का विकास होता है। और राजनीति में क्या होता है, यह राजनीति में जो अब पहले वाले धर्मनिष्ठा का काल था, सामान्य था धार्मिक, अब क्या है, राजनीति में नगर राज्यों के उद्भव का काल है। अब राजनीति के क्षेत्र में नगर राज्य का उद्भव होगा। मतलब राजनीतिक क्षेत्र में नगर राज्यों का उद्भव, इसे कहते हैं आप सिटी स्टेट, नगर राज्यों का उद्भव। अब धीरे धीरे संस्कृतियाँ क्या है, संस्कृतियाँ अब धीरे धीरे मतलब विकास की प्रक्रिया में मात्रात्मकता की ओर बढ़ेंगी और धीरे धीरे राजनीति के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों पे अधिकार करके प्रवृत्ति बढ़ रही है। अभी शुरुआती लक्षण है इसका। ठीक है, तो 2 कालखंड हो गया। तीसरे कालखंड की चर्चा करेंगे। यह संस्कृतियों के आगमन कहलाता है, जिसे कहते हैं प्रौढ़ावस्था या पतझड़ की अवस्था। तो तीसरा काल क्या होता है, तीसरा काल होता है संस्कृतियों की तीसरा कालखंड। तो पहला हमने बसंत देखा, दूसरा हमने क्या देखा, दूसरा हमने बसंत के बाद आपका ग्रीष्म अवस्था देखा, ग्रीष्म अवस्था या समर जिसे हमने कहा था यौवनावस्था, यूथनेस। अब तीसरे काल की बात करेंगे। तीसरा है संस्कृतियों में पतझड़ की अवस्था, बसंत, ग्रीष्म और पतझड़ जिसे आप कहते हैं आटमन स्टेज होता है। यह क्या होता है, यह संस्कृतियों के मेच्योर पीरियड, जैसे मनुष्य मेच्योर हो जाता है उसे कहते हैं प्रौढ़ावस्था। तो यह मेच्योरिटी की स्थिति है। तो यह है संस्कृतियों के प्रौढ़ावस्था का प्रतीक। तो यह हो जाएगा मेच्योरिटी, ये मेच्योर स्टेज हो जाएगा, जैसे मानव जीवन का होता है। ये था आपका यूथनेस था। ठीक, चलिए मेच्योर पीरियड में क्या होगा, अब पतझड़ की अवस्था, जैसे मनुष्य यौनावस्था के बाद एक परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है और वहाँ पे चलकर मनुष्य क्या करता है, एक स्टेज प्राप्त कर लेता है। उसकी संस्कृति सभ्यता एक समुन्नत एक प्रॉपर स्टेज पहुंच जाती है। जैसे व्यक्ति नौकरी वोकरी पाने के बाद अपना जीवन जो होता है स्थायित्व हो जाती है, तो जीवन जो होता है थोड़ा सा स्थिरता आ जाती है, जो भाग दौड़ होती थी वो कम हो जाती है। ठीक है, तो उसके पास एक लाइन मिल जाता है, उसके पास एक लक्ष्य हो जाता है जिस पे वह लगातार काम करता है। ठीक है, तो यह संस्कृतियों के पतझड़ या प्रौढ़ावस्था का प्रतीक वैसे होता है जैसे कि विकसित हड़प्पा सभ्यता, एक संपूर्ण सभ्यता, ठीक है, जो पूरी तरह से स्थापित हो गई। आगे चर्चा करते हैं। पतझड़ की अवस्था क्या होता है, इसमें संस्कृतियां अपनी पूर्णता प्राप्त करती हैं। क्या होती हैं, यह संस्कृतियों की पूर्णता का काल होता है, संस्कृतियों की पूर्णता का काल होता है, पूर्णता काल होता है। इसमें क्या होता है, संस्कृतियां में धीरे धीरे क्या होता है कि जो रूढ़िवादिता रही होती है पहले की, वो खत्म हो जाती, कम होने लगती हैं। तो इसमें मतलब ऑर्थोडॉक्सिटी, संस्कृतियों में रूढ़िवादिता, परंपरावादिता, ठीक है, तो ऑर्थोडॉक्सिटी, कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवादिता की प्रवृत्ति शिथिल हो जाती, कमजोर हो जाती है, शिथिल हो जाती है। अब धीरे धीरे, ठीक है, परिपक्व अवस्था में पहुंच जाता है ना संस्कृति। इसके बाद क्या होती है, इसके बाद उसमें सृजनशीलता
जो जो एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है वह पूरी तरह से अपने अपेक्स पॉइंट पहुंच जाती है। तो यह सृजनशीलता अपने कह सकते हैं, सृजनशीलता मतलब व्यक्ति जो होते हैं इसमें पूरी तरह से सृजनशील होता है, काम करता है, नौकरी करता है, समाज के विकास में, अपने घर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो जो रहता है संस्कृतियाँ की जो सृजनशीलता होती है, सृजनशीलता अपने चरमोत्कर्ष पर होती है। तो ये संस्कृतियों की सृजनशीलता का चरमोत्कर्ष का काल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यह काल का है, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, क्लांत और गेटे का काल है। यूनान में किसका काल है? यूनान में यह काल है सुकरात का काल है, यूनान में यह प्लेटो का काल है, यूनान में यह कांट का काल है। ठीक है, तो इनका हो गया। इसी तरह इस समय आपके अरस्तु, ठीक है, आदि का काल है यूनान में। भारत में यह काल किसका होगा? भारत में आपका यह काल होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास हुआ। जैन और बौद्ध मतलब महात्मा बुद्ध कह सकते हैं, महात्मा बुद्ध प्लस महावीर स्वामी का काल हुआ, क्योंकि संस्कृतियाँ पूरी चरमोत्कर्ष पे हैं। एक तरह से पूरी तरह से आलोचनात्मक प्रवृत्ति आई, पूरी तरह से व्यक्ति का दृष्टिकोण व्यापक हुआ। ये सब इस काल की विशेषता रही। और हाँ, अगर राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो राजनीतिक क्षेत्र में इस काल में क्या हुआ? अब राष्ट्रवादी राज्य आ गए और साम्राज्यों का उदय होना शुरू हुआ। तो क्या हुआ? राष्ट्रवादी राज्य व साम्राज्य का उदय। अब धीरे धीरे एक बड़े राष्ट्र बनने लगे, साम्राज्य बनने लगे। 6वीं शताब्दी में आप देखते होंगे काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्ज आदि राज्यों का धीरे धीरे विकास होने लगा और बड़े बड़े राज्य बनने लगे। तो राज्य की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो गई। तो ऐसे ही व्यक्ति अपना विकास करता हुआ विकास की प्रक्रिया को अपने आगे ले जाता है। अंतिम अवस्था क्या है संस्कृतियों की? अंतिम अवस्था होती है शिशिर या शीत की अवस्था, जिसे कहते हैं विंटर सीजन। तो अंतिम अवस्था हो गई शिशिर या शीत की अवस्था। यह अवस्था क्या होती है? यह व्यक्ति के जीवन काल की अंतिम अवस्था होती है, जिस काल में धीरे धीरे व्यक्ति की सृजनात्मक क्षमता कमजोर होने लगती है। तो यह आपका हो जाएगा शिशिर अवस्था। ये हो जाएगा आपका शिशिर या शीत की अवस्था। शीत, इसे आप कहते हैं विंटर सीजन। और यह व्यक्ति का क्या हो जाएगा? व्यक्ति के वार्धक्य या वृद्धावस्था का प्रतीक होता है। कौन सी अवस्था होगी? वार्धक्य मतलब होता है वृद्धावस्था, ओल्डनेस। ठीक, ये हो जाएगा आपका ओल्डनेस। अब यहाँ पे संस्कृतियों में सृजनशीलता कमजोर हो जाएगी, शारीरिक क्षमता कमजोर होने लगेगी। जैसे व्यक्ति की होती है वैसे संस्कृतियों की भी कमजोर होने लगती है। तो ये अब क्या होगा? अंतिम में देखेंगे धीरे धीरे फिर व्यक्ति संशयवादी होने लगता है, समझ नहीं पाता क्या करे न क्या न करे। व्यक्ति धीरे धीरे इस समय तक पहुँचते हुए समाज भौतिकवादी हो जाता है। व्यक्ति केवल मतलब धन संपदा और उत्पादन पद्धति आज पे ही अधिकार करने के लिए लड़ने लगता है। जैसे संस्कृतियाँ वर्तमान समय देखिए पूंजीवादी दौर हावी हो गया है। तो देखिए एक बार इसको मानव पे ले जाइए, फिर समाज पे ले जाइए, फिर राजनीति पे ले जाइए, तब आप समझ जाएंगे किस किस क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुआ होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ? इसमें यह संस्कृतियों के अंतिम काल का दौर है। तो यह संस्कृतियों की अंतिम अवस्था का द्योतक मतलब होता है एक्सप्रेशन या सिंबल है। तो यह अंतिम काल का द्योतक है, प्रतीक है। इस काल में फिर से संशयवादी दृष्टिकोण का उद्भव होता है। संशयवादी दृष्टिकोण फिर बढ़ जाता है, सेप्टिसिज्म हो जाता है इसमें। फिर इस समय तक आते आते समाज जो होता है भौतिकवादी हो जाता है। जैसे आज देखिए धर्मनिष्ठा का जो समाज शुरू हुआ था, अब समाज क्या हो गया? पूरी तरह से भौतिकवादी हो गया। अब धर्म का महत्व कम हो गया। तो क्या हो गया? भौतिकवादी दर्शन की प्रधानता। तो अब व्यक्ति धीरे धीरे भौतिकवादी होता जाएगा। मटेरियलिस्टिक अप्रोच, मटेरियलिस्टिक लाइफ हो गया उसकी। आगे देखते हैं। अब व्यक्ति क्या करेगा? संस्कृतियों की सृजनशीलता कमजोर हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा सृजनशीलता का
समाप्त होना। अब संस्कृतियों में सृजनशीलता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो संस्कृतियाँ अपना विकास धर्मनिष्ठा के युग में और आगे चल के आत्मबोध और आलोचनात्मक प्रवृत्ति के साथ किया, अब वो दृष्टिकोण धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। ठीक है, अंतिम काल में संस्कृतियाँ धीरे धीरे निर्जीव होना शुरू हो जाएंगी, तो कमजोर समाप्त हो जाएंगी, संस्कृतियाँ निर्जीव हो जाएंगी, निर्जीव हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या होगा। और हो जाएगा, संस्कृतियाँ अपने अस्तित्व को धीरे धीरे खोती जाएंगी और किसी समरूप सभ्यता या संस्कृति में समाहित हो जाएंगी। किसी समरूप, जो उनके साथ चल रहा होगा, समरूप संस्कृति में समाहित हो जाएंगी। जो संस्कृति अपने आप का अस्तित्व नहीं बचा पाएगा, समाहित हो जाएगी। ठीक है, नहीं बचा जा पाएगा, वह संस्कृति क्या करेगी, वह संस्कृति जैसे बहुत सारी हमारे यहाँ देखिए सांस्कृतिक क्षेत्रों में बहुत सारी चीज़ें बदल रहे हैं, बहुत बदलाव की जो प्रक्रिया आई है। जैसे हमारे यहाँ लिविंग रिलेशन बढ़ रहा है, हमारे यहाँ संयुक्त परिवार पद्धति कमज़ोर हो रहा है, हमारे यहाँ वैवाहिक मान्यताएँ कमज़ोर हो रही हैं, हम लोग धारा 377 की बात कर रहे हैं, हम जो होमोसेक्सुअलिटी की बात करने लगे हैं, जो हमारी संस्कृति का मूल आधार नहीं था। तो हमारी संस्कृति पे पश्चिमी संस्कृति हावी हो रही है ना। तो ऐसे ही अगर संस्कृति कमज़ोर होगी तो संस्कृति जाके दूसरे सब में समाहित हो जाएगी। व्यक्ति वही रहेंगे, लेकिन बहुत सारे देश जो हैं देखिए दूसरी संस्कृति को फॉलो करते करते, पश्चिमी संस्कृति को फॉलो करते करते उसी में जाके समाहित हो गए, तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व उन्होंने खो दिया। यही संस्कृतियों के पतन है। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आएगा, राजनैतिक क्षेत्र में इससे परिवर्तन हो जाएगा सबसे बड़ा कि महानगरीय सभ्यताओं का उदय होगा। अब बड़े बड़े महानगर हो जाएंगे, तो महानगरीय सभ्यताओं का उदय होगा, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता होगी, अब मात्रा को ही विकास का आधार बना लिया जाएगा। तो आकार या मात्रा मतलब क्वांटिटी विकास का मापक होगा, विकास का मापक होगा। अभी जो हम अंतर्निहित व्यक्तित्व की बात कर रहे थे, जो किसी समाज या संस्कृति का होता है, अब क्या हो जाएगा, अब आकार या मात्रा मतलब कितना ज़्यादा आपके पास उत्पादन पर अधिकार है, कितना आपके पास धन है, कितना समृद्धि है, कितना आपने एक्सपेंशन किया है अपने साम्राज्य का, कितना आपने क्षेत्र बढ़ाया है, कितना ज़्यादा आपने धन संपदा कमाया है, वही आपके विकास का मापक हो गया। अब मतलब व्यक्तित्व के गुण खत्म हो गए। जो आपके पास जो इटर्नल वैल्यूज थे, जो आपके पास मॉरलिटी थी, जो आपकी बौद्धिकता बुद्धिमत्ता थी, वो कमज़ोर हो गया। अब क्या है, केवल और केवल भौतिक तत्व हावी हो गए। ठीक है, तो आपके ये इसकी सबसे बड़ी कमी हो जाएगी। तो मतलब गुणात्मक के स्थान पे मात्रात्मक हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यह साम्राज्यवादी संघर्षों का काल होगा, यह साम्राज्यवादी संघर्ष का काल होगा, यह युद्धों का काल होगा। अब देखिए, सत्ता पे अधिकार करने के लिए, साम्राज्य बढ़ाने के लिए और प्राकृतिक संसाधनों पे, ह्यूमन रिसोर्सेज पे और भौतिक संसाधनों पर अधिकार करने के युद्ध होगा। चाहे देखिए रूस और यूक्रेन का युद्ध आप उठा के देख लीजिए, चाहे अमेरिका का आप इराक में देख लीजिए, अमेरिका का अफगानिस्तान में देख लीजिए। तो ये सब जो बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं, अब ये क्या करेंगे, साम्राज्यवादी संघर्ष और युद्ध का काल है अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करना और गुण के स्थान पे, विचारों के स्थान पे अब क्या है, अब मात्रात्मक पे जोर देना और विचार सब खत्म हो गए, नैतिकता खत्म हो जाएगी, भौतिकवादी तत्व केवल हावी हो जाएंगे। और यह संघर्ष क्या होगा, वर्ग संघर्ष का दौर हो जाएगा। इसमें वर्ग संघर्ष होगा, कंट्राडिक्शन होगा, बहुत सारी सामाजिक समस्याएं आएंगी आदि। और लोकतंत्र का स्थान जो होगा अब कैसरवाद हो जाएगा। तो लोकतंत्र के स्थान पर क्या हो जाएगा, लोकतंत्र का स्थान कैसरवाद ले लेगा। कैसरवाद का मतलब समझ रहे हैं, कैसरवाद का मतलब होता है, ये जर्मनी में एक उपाधि है कैसरिज्म। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस द एब्सोल्यूट पावर इज नोन एज कैसर। कैसर मतलब होता है कि अपनी सत्ता का संपूर्ण, ठीक है, सत्ता का अत्यंतिक प्रयोग करना, सर्वसत्तावाद की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। अब लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। विभिन्न देशों में देखिए एक सिंपल उदाहरण बताते हैं। देखिए
रूस जो एक समय में समाजवाद का महत्वपूर्ण गढ़ था, साम्यवादी विचार का महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जिसकी विचारधारा पूरे विश्व में हावी हो रही थी, और तब चल के अमेरिका ने उसका व्यापक विरोध किया। वह विचारधारा जिसने मार्क्सिज्म को एक आधार प्रदान किया, मार्क्सिज्म का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बना, और जिसने सर्वहारा क्रांति के माध्यम से सर्वहारा समाज की स्थापना किया, सर्वहारा राज्य सरकार की स्थापना किया। आज देखिए पुतिन ने पूरा संविधान में अपने हिसाब से बदल दिया। 2036 तक वो लगातार वहाँ के हेड रहेंगे, राष्ट्रपति रहेंगे। ओके, तो ऐसे देखिए अब आप चाइना में देख लीजिए, चाइना में जिनपिंग ने अपना पूरा सिस्टम बदल दिया। तो उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने भी पूरा सत्ता पे अधिकार कर लिया, अपने हिसाब से संविधान बदलते जा रहे हैं। उत्तर कोरिया में देख लीजिए क्या हो रहा है। तो मतलब ये देख रहे हैं कि कुल मिला के अब धीरे धीरे क्या है, ये लोग तानाशाही की तरफ बढ़े। कैसरवाद एक तानाशाही, एक डिक्टेटरशिप का प्रतीक होता है। ओके, तो इस सिस्टम धीरे धीरे बदलता जा रहा है, मतलब सत्ता पे अधिकार करने की नैतिकता खत्म हो जाएगी। आगे चलते हैं। तो इस प्रकार कहते हैं कि इस अवस्था में, अंतिम अवस्था के बाद यह पतन की अवस्था हो जाएगी। इसके बाद भी यद्यप समाज को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए कुछ नवीन दार्शनिकों का उदय होगा, कुछ लोगों का उत्थान होगा, अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, नई नई बातें प्रस्तुत करेंगे, समाज या संस्कृति को बचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन वो प्रयास जो है तब निष्फल हो जाएंगे, और अंततः संस्कृति क्या हो जाएगी, समाप्त होकर किसी अन्य संस्कृति में समाहित हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, यही इनकी संस्कृतियों का पूरा खाका रहा है, जो मानव जीवन के साथ तुलना करके बताया। अब आते हैं अंतिम सेगमेंट में, कुछ संस्कृतियों की आलोचना देखते हैं। आलोचना की अगर बात करें तो स्पेंगलर के दर्शन की जो सबसे बड़ी समस्या रही है, स्पेंगलर के दर्शन की जो सबसे बड़ी समस्या रही है वह यह रही है कि स्पेंगलर ने संस्कृतियों के एकत्व की बात जो की वह उचित नहीं कि सभी संस्कृतियों में एक जैसा है, उनके विकास और उत्थान की प्रक्रिया एक जैसी होती है। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, ऐसा होता नहीं है। तो संस्कृतियों में एकत्व एकता, एकत्व की प्रवृत्ति उचित नहीं है, उचित नहीं लगती। ठीक, पहला इसकी आलोचना कर सकते हैं। दूसरी आलोचना कर सकते हैं कि संस्कृतियों में जो संपूर्णता का सिद्धांत है यह भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। तो संस्कृतियों में संपूर्णता का जो सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया है, सिद्धांत भी उचित नहीं दिखाई देता है, सही नहीं लगता है। वही संस्कृतियों में कि संपूर्णता कैसे आती है। अगला है, इन्होंने इतिहास में मानव को स्थान नहीं दिया है, यह सबसे बड़ी खामी है। इतिहास में मानव को स्थान नहीं दिया, यह सबसे बड़ी कमी है। जबकि इतिहास कमोबेश मानव के क्रियाकलापों की ही कहानी होती है। अंततः मानव ही तो सब कुछ होते हैं, और संस्कृतियों में एक ही तत्व नहीं होते बल्कि अन्य भी होते हैं। ये भी एक आलोचना कर सकते हैं कि संस्कृतियों में एकमात्र जो प्रधान तत्व की बात किया, एकमात्र तत्व ही नहीं होते बल्कि अन्य तत्व भी होते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में केवल आध्यात्मिकता महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं, भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक है, भारतीय संस्कृति आपकी धार्मिक भी है, भारतीय संस्कृति पंथ निरपेक्ष है, अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, सामान्यवादिता भारतीय संस्कृति की एक मूल विशेषता है। तो एक ही तत्व के आधार पर संस्कृति को निरूपित नहीं कर सकता है। अंततः अंतिम निष्कर्ष रूप में हम क्या कहेंगे, अंततः हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर भले ही स्पेंगलर की संस्कृतियों में कुछ कमियां रही हो, तथापि इससे स्पेंगलर का योगदान कम नहीं हो जाता है। उन्होंने कुल मिला के, भले ही उनका दर्शन जो है एक संशयवादी दर्शन है, याद रखिएगा स्पेंगलर का दर्शन एक संशयवादी दर्शन है, तथापि स्पेंगलर ने संस्कृतियों के विकास की प्रक्रिया को व्यक्त किया, संस्कृतियों को मानव जीवन के साथ जोड़कर एक प्रकार से उसे एक सिस्टमेटिक आधार प्रदान किया। यह उनका महत्वपूर्ण सोच रहा है। संस्कृतियों के उत्थान और पतन की प्रक्रिया को उन्होंने व्यक्त किया, यह भी उनकी एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण रहा है। तो कुल मिला के कुछ कमियों के बावजूद भी स्पेंगलर की उपादेयता या उनके महत्व को कम नहीं किया सकता है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।